हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन को पार कर लेता है तो वो वानप्रस्थ जीवन शैली जीता है। हिंदू धर्म की वानप्रस्थ जीवन शैली आज भी जिंदा है, जो हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। यहाँ सैकड़ों बुजुर्ग वानप्रस्थ जीवन शैली के जरिए आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। साथ ही में इस आश्रम में आम लोगों के लिए भी रहने, खाने पीने की व्यवस्था है, तो आप इस आश्रम में रुक के रह सकते हैं। माँ गंगा के दर्शन और स्नान भी कर सकते हैं। चलिए अब इस आश्रम के बारे में बताऊं। यह आश्रम का मेन कार्यालय है, शाखा जो जिसे बोलते हैं मुख्य शाखा। यह मुख्य शाखा है, यहीं से आप आते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। आप अगर वानप्रस्थ ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही वो जगह है जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह यज्ञशाला है। यहाँ पे सुबह और शाम की का यज्ञ होता है, उसका भी हिसाब बन सकते हैं। आर्य वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे आसानी से आप आ सकते हैं ई रिक्शा या ऑटो के जरिए। चलिए अब मैं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और आम लोगों के लिए आश्रम क्या सुविधा देता है वो दिखाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे 3 से 4 दिन के लिए आए थे और इसमें हमारे पेरेंट्स और हमको वानप्रस्थ में ही रुकने का बहुत मन था, तो हमने यहीं पे रुकने का सोचा और यहाँ पे आश्रम में आके बातचीत की। उसके बाद हमें यहाँ पे एक गेस्ट रूम दिया गया जिसमें हम रहे थे। और इस आश्रम की अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ग्रीनरी है। चारों तरफ यहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे और चारों तरफ शांति, क्योंकि ये आश्रम वैसे वानप्रस्थ जो लोग जिसमें आ जाते हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए है ये। तो यहाँ पे शांति बहुत रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे आत्मचिंतन, आध्यात्मिक से जुड़ने आते हैं, चिंतन करते हैं। तो पूरा यहाँ पे आपको शांति नज़र आएगी। और यहाँ पानी की टंकी आप देख रहे हैं, तो यहाँ से पानी सप्लाई होता है और यहाँ से आप पीने का पानी भी ले जा सकते हैं। तो जगह जगह पे वाटर कूलर रखा गया है, जिससे आप वाटर कूलर से पानी भर के नॉर्मल डेली यूज़ में आप ला के पानी पी सकते हैं। यह आश्रम हिंदू धर्म की वानप्रस्थ जीवन धारणा को जीवंत रखे है। ऐसे में हरिद्वार का वानप्रस्थ आश्रम विलुप्त हो चुकी वानप्रस्थ जीवन शैली से परिचित कराता है। यहाँ 350 से ज़्यादा बुजुर्ग कुटियों में रहते हैं। ये लोग रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। इस आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ निराश्रित होकर नहीं रहते। उनमें से ज़्यादातर लोग जो बुजुर्ग हैं संपन्न परिवार से आते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहकर रिटायर्ड हो चुके हैं। ये लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बच्चों की सहमति से वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाकर जी रहे हैं। इस आश्रम के बारे में बता दूं, 95 साल पहले महात्मा नारायण स्वामी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। आर्य समाज के संत महात्मा नारायण स्वामी ने साल 1928 में व्यवस्थित ढंग से वानप्रस्थ आश्रम बनाया था। यह एक साधारण वृद्धावस्था आश्रम नहीं है, बल्कि यहाँ पे रह के बुजुर्ग ध्यान और अध्यात्म के जरिए अपनी आध्यात्मिकता चेतना को बढ़ाते हैं। यहाँ पे रहने वाले बुजुर्गों की दिनचर्या खास होती है। सुबह उठकर आश्रम के सभी साधक यज्ञ में शामिल होते हैं। शाम के वक्त साधक सामूहिक रूप से या अपनी कुटिया में ध्यान करते हैं। यहाँ पे रहने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं वो सभी आश्रम के लिए कार्यरत हैं। वो आश्रम के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई पुस्तकालय संभालता है, कोई भोजनालय संभालता है। जितने भी आश्रम में काम होते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं बुजुर्ग वही उसका संचालन करते हैं। यानी जो लोग यहाँ पे रहते हैं स्वयं वही लोग अपना खुद का काम करते हैं। जिसको जो इच्छा रहता है वो इच्छा से
काम करता है। तो ये आश्रम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा आश्रम लगभग पूरे में बुजुर्ग लोग जो आश्रम वानप्रस्था ज्वाइन कर लिए हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो पूरा अभी तक मैंने दिखाया इसमें से कोई गेस्ट हाउस नहीं है, सब में लोग रहते हैं। आश्रम में जो गेस्ट हाउस है वो ज़्यादा नहीं है, एसी वाले 4-5 होंगे, नॉन एसी वाले भी 4-5 होंगे। तो ज़्यादा मात्रा में बनाया नहीं गया है आम लोगों के लिए रहने के लिए। गेस्ट हाउस सिर्फ बनाया गया है कि कोई आए तो उनको वो लोग प्रोवाइड कर दें, ताकि कोई जैसे फैमिली आती है या फिर कोई वानप्रस्था ज्वाइन करने के लिए आता है तो उनको भी सबसे पहले गेस्ट हाउस ही दिया जाता है। चलिए इसमें से जो गेस्ट हाउस नॉन एसी था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो सामने जितनी भी कुटिया आपको दिख रही है सब में लोग रहते हैं। ये एक कुटिया है जो आश्रम का है, वो मैं पहले दिखा देती हूँ। इस कुटिया में कुछ स्पेस था, जो ये है विंडो था, मेन गेट था, कर्टन लगा हुआ था। नॉन एसी अगर आप लेते हैं जो आश्रम प्रोवाइड करता है उसमें पंखा लगा रहता है, 1-2 पंखे लगे रहते हैं, साथ में आपको कूलर देता है, फ्रिज देता है और किचन देता है, साथ में वॉशरूम अटैच होता है। तो ये जो नॉन एसी कमरा है इसका चार्जेस आश्रम वाली आपसे 500 दिन का मतलब 24 घंटे के लिए आपको सिर्फ इसके लिए 500 रुपये पे करना होता है। चलिए, और यहाँ का जो वॉशरूम था वो भी नीट एंड क्लीन था, कहीं भी गंदगी नहीं थी। आश्रम होने के बावजूद भी बहुत साफ़ सुथरा आश्रम था। बाहर भी आपको मैंने दिखाया कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आश्रम है, आपको बहुत गुड वाइब आएंगे, मतलब आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। चलिए, एक रूम ये था, काफ़ी स्पेसियस है, यहाँ पे चेयर लगा के बाहर अंदर कहीं भी आप बैठ सकते हो। और दूसरा रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रूम नहीं बोल सकते, 1 BHK फ्लैट्स बोल सकते हैं, जो कुटीर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, या आप गेस्ट हाउस कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी रूम्स होते हैं उन्हें कुटिया बोला जाता है। ये दूसरी कुटिया मिली थी हमें, वो मैं दिखा देती हूँ। इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अलग है। पहले एक हॉल मिल गया, वहाँ पे आपको कर्टन विंडो मिल गया है, विंडो पे कर्टन लगा हुआ है। यहाँ पे रूफ भी है जो ओपन है, छज्जा लगा हुआ है ऊपर से कि ताकि बारिश ना है। और यहाँ पे वॉशरूम रहा, ये बाथरूम में गीज़र की फैसिलिटी भी है, तो ठंडियों के लिए अच्छा होता है कि गरम गरम पानी मिल जाए। अब रूम दिखा देती हूँ। इसी में रूम भी अटैच्ड है और यहाँ पे कर्टन लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे। ये भी नॉन एसी रूम है, तो कूलर भी आपको मिलता है और 2 पंखे हैं, नीट एंड क्लीन बेडशीट है, कर्टन लगे हुए हैं, वेंटिलेशन पूरा है रूम में, क्योंकि चारों तरफ विंडो दिया गया है। इधर भी विंडो, अगल बगल सभी तरफ विंडो है। और बगल में आपको किचन भी मिलता है, किचन में फ्रिज है और कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए अगर आप रहते हैं तो आप अपना ला के रख सकते हैं। ये भी, इस रूम के भी चार्जेस ओनली 500 थे। साथ में अगर लाइट चली जाती है उसके लिए भी यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दोस्तों 500 में क्या ही चाहिए, बहुत ही स्पेसियस और साफ़ सुथरा रहने के लिए जगह मिल जाता है। मेन ये है कि आश्रम में रहने से आपको एक अलग फीलिंग आती है, आप 24 घंटा एनर्जेटिक रहते हो। अब चलिए यहाँ का भोजनालय दिखा देती हूँ। भोजनालय में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का डिनर भी मिलता है। वो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में आके आपको भोजन लेना होता है। यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हैं, भोजन के 40 रुपीज़ हैं, वो आगे मतलब मिनिमम रेट पे आपको भोजन मिल जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। और बहुत साफ़ सुथरा आश्रम में जो भोजनालय है वहाँ पे साफ़ सुथरा का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप आश्रम में आते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, तो आश्रम में खाना ज़रूर खाएं। बहुत ही
अच्छा हेल्दी खाना होता है। तो ये पूरा भोजनालय है, बैठक है जहाँ पे भोजन के लिए लोग बैठ के खाते हैं। जो लोग गेस्ट रहते हैं वो लोग खाते हैं, कभी कभी जो यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं वो लोग भी खा लेते हैं। शुद्ध खाना बनता है, दाल और राइस कभी कभी मिलता है और एक तरह की सब्जी मिलती है। रहना, खाना, भोजन सब मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आश्रम में रह रहे लोग जो आश्रम में कार्यरत भी हैं उनसे बातचीत करते हैं और आश्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। मेरा नाम राज लक्ष्मी है और हम आपके आश्रम में आए हैं। तो आप अपने आश्रम के बारे में और सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लतिका आर्या है जी। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मंत्री के पद पे कार्य कर रही हूँ आजकल। ओके आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम करुणा है जी। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, लतिका की बड़ी बहन हूँ जी। मैं अभी कुछ काम नहीं कर रही हूँ इस बार। अच्छा, आश्रम में अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं? इस बार कुछ नहीं, अभी इस तो बार कुछ कुछ करती नहीं। रहती हूँ। ओके ठीक वैसे है। शाम को मैं स्वागत केंद्र में जाती हूँ। ओके ठीक है। तो आंटी आप आश्रम के बारे में थोड़ा बताएं डिटेल में। हमारे आश्रम की स्थापना 1928 में हुई थी। जी। महात्मा नारायण स्वामी उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। पूरा आर्यनगर जो है उन्हीं मतलब इसी का था, हमारे आर्य समाज का। और उसके बाद से ये बढ़ता चला गया। उसके बाद महात्मा नारायण स्वामी ने 7 कुटी बनाई थी, 5 कुटिया बनाई। 5 कुटिया बनाई थी। फिर उसके बाद हर प्रकाश जी आए थे, उन्होंने 350 कुटिया बनाई। ओके। वो यहाँ के भी प्रधान रहे उस वक्त। उन्होंने 1 नंबर शाखा और 2 नंबर शाखा दोनों का ये दोनों का विस्तार। ओके। और एक पीछे भी शाखा है। वो एक नंबर शाखा। ओके। और ये 2 नंबर। ये मुख्य शाखा। शाखा है और उधर 1 नंबर और जिधर हम लोग रह रहे हैं वो 2 नंबर। ओके। और लेकिन हमारा मेन सब कुछ यही होता है। यहीं से होता है। अगर आश्रम में कोई वृद्ध लोग हैं जो 60 पार कर गए या 50 पार कर गए, वो वानप्रस्थ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ना आर्य समाजी होना पड़ेगा। ओके। है ना, क्योंकि हम लोग आर्य समाजी हैं यहाँ पर। आर्य समाजियों के जो स्वामी दयानंद जी के जो उनके मानने वाले, हाँ उनको मानते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं उसके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ रोज यज्ञ होता है। इसलिए पहले तो उसको ये होना चाहिए कि अपने दिमाग को स्थिर कर ले कि भैया मैं जा रहा हूँ, मेरी पूजा पाठ छूटेगी। हाँ। मैं यहाँ पे घंटी नहीं बजती। ओके। पूजा नहीं होती कैसे है। यज्ञ होते हैं। हाँ। यहाँ पूजा मूर्ति पूजा नहीं होती हमारे। अच्छा, आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं हाँ, होती। दयानंद स्वामी ने उसी का तो विरोध किया था सबसे ज्यादा। ओके। स्वामी जी ने इसी चीज का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ओके। कि उसमें प्राण थोड़ी है। हाँ। हम लोग देखो अग्नि में आहुति देते हैं, अग्नि लेती है, स्वीकार करती है, वापस हमें तो नहीं मिलता। नहीं। मंदिरों में जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या होता है? हाँ, वो प्रसाद हम ही लोग तो खाते हैं। हाँ। है, मूर्ति तो नहीं खा रही है। बिल्कुल। तो उसमें प्राण तो नहीं हुआ। आज जहाँ अग्निदेव को देते हैं ना, हाँ। वो पूरा वायुमंडल में चला जाता है। हाँ। है ना जी। और फिर बारिश होती है। हाँ। वो जो उसके कण, यज्ञ के कण जाते हैं। हाँ। बारिश के द्वारा अनाज में आता है। तो इस तरह से सारे सब चीजों सब को भाग वातावरण मिल में जाता फैल जाता है। फैल जाता है और वातावरण भी शुद्ध करता है। ओके। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आर्य समाज को ज्वाइन करना पड़ेगा। आर्य उनके समाज का हम लोग हाँ। 5 साल का सर्टिफिकेट लेते हैं। ओके। किसी ने जहाँ भी ज्वाइन कर रखा होगा। हाँ। फिर हम उन्हें यहाँ 3 महीने रखते हैं ओके। अतिथि के रूप में, एज ए गेस्ट। हाँ। कि वो हमारे यहाँ की गतिविधियों को देख ले, समझ ले कि वो उस चीज को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। हाँ। और हम भी उनको देखते हैं हाँ। कि भाई वो कैसा है, क्या हाँ। कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। हाँ। फिर यहाँ रह के सेवा भी देनी पड़ती है अलग अलग विभागों में, क्योंकि यहाँ कोई पेड तो नहीं है। हाँ। सब हम ही लोग आश्रम वाले ही मिलके चलाते बिल्कुल। हैं, हम ही लोग सेवा करते हैं, क्योंकि ये दान से चलता है ये आश्रम। हाँ। तो उसके बाद 3 महीने के बाद देखते हैं यदि वो ठीक है तो तैयार है, फिर रख लेते हैं उन्हें। ठीक है। तो उसके लिए क्या जो लोग रहना चाहते हैं उनको कुछ पे भी करना होता है? कोई जब कुछ ऐसा? परमानेंट कुटिया लेनी होती है तब। ओके। जो उससे परमानेंट। पहले तो गेस्ट हाउस में रहते हैं। हाँ। और गेस्ट हाउस में अपना अपना पर डे खर्च, के हाँ। हिसाब से। हाँ, जो चार्जेस है उनके Charges हिसाब हैं। से। वो है भोजनालय, भोजनालय में अपना खाना खाते हैं। हाँ। बाकी अस्पताल भी है हमारे आश्रम में। हाँ, वो मैंने एम्बुलेंस वगैरह देखा। एम्बुलेंस नहीं, वैसे हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर 2-3 डॉक्टर हैं। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपी सब है। सब है। दांत का भी है। ओके। तो वहाँ यहाँ सारी सुविधाएं हैं वैसे। ओके।
पर यह है कि उसको वानप्रस्थी हो तभी, ये वृद्ध आश्रम नहीं है actually। हाँ, समझ लोगों गई। के दिमाग में कई बार ये आ जाता है कि यहाँ वृद्ध लोग रहते हैं। हाँ। वृद्ध आश्रम नहीं है, यहाँ पे जो है सभी समर्थ है, हाँ। सभी सशक्त है, सब दान देने वाले हैं, मतलब सब अच्छी फैमिली से आए हैं हाँ। और अपने मन से आए हैं। वही ये नहीं- लोगों का क्वेश्चन होता है कि हाँ। वानप्रस्था लोग वही ज्वाइन करते हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, घर से परेशान हैं, नहीं, या नहीं, घर पे रहना नहीं चाहते नहीं, हैं। या बच्चों ने वो बात निकाल नहीं। दिया। हाँ, या बच्चों ने निकाल दिया। ना। माइंडसेट लोगों का यही होता है, जो हमारे एज ग्रुप के हैं या कोई भी है, जो मैं सोच सकती हूँ, उनका यही होता है कि आश्रम वही लोग ज्वाइन करता है जो घर से सामर्थ्य नहीं है या फिर बच्चों से लड़ाइयाँ होती हैं, यही सब नहीं, हो रहता ऐसी है। नहीं, यहाँ नहीं। तो स्वाध्याय वगैरह के लिए लोग आते हैं। हाँ, अपने खुद के हाँ, अपने लिए। खुद की उन्नति के लिए। देखो हाँ। पहले 4 आश्रम, हमारे जीवन में 4 आश्रम है ना। पहला तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 से 25 साल तक। उस वक्त क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं लिखते हैं, अपनी भविष्य बनाते हैं ना। फिर 25 से हो गया 50 साल होता है गृहस्थ जीवन। उस वक्त क्या होता है कि वो अपनी गृहस्थी में लग जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करने में लगे रहते हैं। जनरली क्या है, पहले जैसे कम उम्र में शादी हो जाती थी तो 50 की उम्र तक आदमी फ्री हो जाता था अपनी जिम्मेदारियों से। तो अब वो ये सोचता था कि अब बच्चों को सौंपो और हम अपना जीवन बनाए। पहले के राजा रानियों का सुना होगा ना कि वो लोग भी जाते थे इसी हाँ, तरह से हाँ, हाँ। कि अपना राज छोड़ के और चले बच्चों गए को जंगलों समझ देके। देके चले गए। वही अब है, यही ओके। वानप्रस्थ होता है। यही बात बस। तो ये 50 से 75 साल तक का वानप्रस्थ होता है। ओके। 75 से 100 साल तक जो होता है वो होता है संन्यास आश्रम। ओके, तो संन्यास आश्रम में क्या होता है, यहाँ से हो सकता है? यहाँ लेते हैं संन्यास जिसको लेना होता है, जो इतने मतलब हो गए, इतने मतलब विरक्त हो उन्होंने- हाँ, विरक्त हो गया, अपने आप को इतना ताप लिया उन्होंने कि वो अलग रह सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं, वो संन्यास भी लेते तो हैं। वानप्रस्था और संन्यास में क्या डिफरेंस है? वानप्रस्थ में जैसे हम लोग तो अभी बच्चों से जुड़े हुए हैं, ओके। बच्चे भी हमारे पास आते हैं, हम भी बच्चों के पास जाते हैं। ओके। और जो सन्यासी जाता है ना, उसके लिए एक तो पूरा संसार एक हो जाता है, उसको सब में एक ही दिखता है, ठीक है, सब लोग सब बराबर है। बराबर है। हाँ, और वो अपने परिवार से अलग रहता है, ओके। सब चीज छोड़ के अपने तो मस्त वानप्रस्था एक्चुअली में फैमिली से के साथ भी रहना है। वैसे रहना नहीं चाहिए, पर हम लोग रहते हैं रहते क्योंकि हैं, आते जाते हैं बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं। ये नहीं है कि भाई एकदम वो हो हाँ गया। हाँ, अलग हो गया। हाँ। पर वानप्रस्थ का मतलब ऐसे ही है कि हमें अपना भविष्य आगे के लिए जो है उसको सुधारना है। ओके। तो आश्रम में अगर कोई आना के दान देना चाहता है तो वो क्या दे हाँ, सकता है? दे दे जितना चाहिए। देते हैं लोग बाग। बहुत ओके। देते हैं। क्योंकि आश्रम दान से ही चलता है ये। ओके। इसे हमें गवर्नमेंट एड वगैरह कुछ नहीं मिलती। ओके। जो हम लोग अपना दान देते हैं, या अभी पहले यहाँ पे किसी ने 40 लाख रुपए दिए थे, बहुत साल पहले की बात है। तो सूर्य कुंज बना था, ओके। अच्छा। 40 लाख दिए था। तो ऐसे ही कितने लोग देते रहते हैं अभी भी दान। हमारे यहाँ बन रहा है सत्संग भवन, अभी बन रहा है, ये देखा होगा सत्संग तुमने? हाँ, जो बन रहा टूट रहा है। है। हाँ। वो देखो उसका कभी हमारी करीब करीब लागत उसकी आएगी 80 लाख के करीब। हाँ। तो वो सब आश्रम वाले ही उसके लिए सब दान करते हैं। दान दे रहे हैं। मतलब सब समर्थ है यहाँ पर, सब अपना खर्चा अपने आप उठाते हाँ, हैं। मैंने 1-2 आंटी लोग जो हमारे उसमें हैं, हाँ। खंड में हैं लोग, तो वो लोग सबके बच्चे यूके यूएस हाँ, कहीं ना हाँ। कहीं, खुद वो लोग रिटायर्ड Retired है है। तो उनका पेंशन तो आता ही है। तो सब सामर्थ्य है, बट अपने सेल्फ के लिए कि हमने जीवन में क्या किया है बच्चों के हाँ। अलावा, कि हम कुछ प्राप्त करें। कुछ कर ले, हाँ। इसलिए वो लोग वानप्रस्था हाँ, ज्वाइन किया है। हाँ। और लोगों में कंफ्यूजन रहता है वानप्रस्थ आश्रम और ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में। हाँ। तो ये ये ज्यादा ये ओल्ड एज होम नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि ओल्ड एज होम में तो वो लोग बीमारों को, गरीबों को, सबको रखते हैं। हाँ, वो लोग खुद सेवा करते हैं, वो लोग सेवा खुद। करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे आप लोग ऐसा खुद नहीं। अपना काम करते हमारे हैं। से कोई बीमार हो जाता है, किसी के कोई भी बीमार हो जाता है तो उनके बच्चे आके उनको ले जाते हैं। ओके। फर्स्ट एड हम लोग यहाँ करा देते हैं, डॉक्टर को दिखाना है, जो भी जब तक बच्चे नहीं आते हम्म। तब तक हम लोग पूरी देखभाल करते हैं मिलजुल कर। ओके। परंतु उसके बाद यदि बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे ले जाते हैं। ओके। तो आज मान लीजिए इन केस मैंने वानप्रस्था ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आप लोगों ने मुझे कुटिया प्रोवाइड कर दिया, तो वो कुटिया कब तक के लिए मेरा होगा? मतलब सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद वो कुटिया कब तक के लिए जब मेरा तक हम रहेगा? जिंदा हैं। जब तक मेरा शरीर जिंदा है, उसके बाद फिर से वो फिर आश्रम। आश्रम। ओके। ये एक तरह से दान हो गया आश्रम दान। के लिए, ये बाय रोटेशन चलता है। हाँ, बाई इन केस मान लीजिए मैंने ले लिया वो कुटिया, मेरा बच्चा या मेरा घर से कोई रिलेटेड कोई लेना चाहता है, नहीं, उसे नहीं मिलेगा। उसे नहीं मिलेगा। 3 महीने का टाइम देते हैं, वो खाली करके जाएंगे। ओके। सामान उनको यदि यहाँ दान देना है तो दान दे जाओ, हम्म। ले जाना चाहे तो ले जाओ। अच्छा, और कुटिया नहीं मिलती है, कुटिया नहीं मिलती। कुटिया आश्रम के जाते हैं। ओके।
ठीक है। अगर कोई वानप्रस्था ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट आप लोगों से करना चाहें, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट यहाँ पे कहीं बहुत दूर से आना चाहते हैं, मतलब बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आना थोड़ा वो हो जाता है। तो कोई कांटेक्ट नंबर या कोई वेबसाइट आप लोगों की जहाँ से आप लोगों से संपर्क किया जाए, डिटेल्स आप लोग मुझे दे दीजिएगा तो मैं लिंक में डाल दूंगी। अच्छा, एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ हर साल इलेक्शन होता है, ओके। प्रधान का चुनाव। यहाँ कोई ऐसा नहीं था जैसे कि मठों में परमानेंट हो, कि मठों में होता है ना, मठाधीश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो भी प्रधान बनेगा हर बार अलग अलग चुन के आता है। ओके। तो परमानेंट एक जैसे डिपार्टमेंट होता है ना कि डिपार्टमेंट ये इतने साल तक देखेंगे, या कोई भी उसकी जगह पे नहीं, वो नहीं, वो कोई हर साल साल एक ही के साल लिए। होता है। अच्छा, कोई प्रॉपर कांटेक्ट नंबर, एक्सटेंशन नंबर जो होता है, फोन नंबर? नहीं, वो मिल जाता है, जैसे मैंने अपना नंबर तुम्हें दे दिया, हाँ हाँ, कुछ चेंज होगा तो वो नंबर बता सकते हैं, ये नंबर बदल गया। ठीक है। तो मैं आप लोग का जो भी कार्यालय में देखता है वो नंबर डाल दूंगी, तो वो लोग आप लोगों से जो भी आना चाहते जैसे हैं। तुमने मेरा हाँ। नंबर मिला तुम्हें, तो धन्यवाद आंटी, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वानप्रस्थ से रिलेटेड और भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने आश्रम में रहे लोगों से बातचीत की है, उसकी भी वीडियो डालूँगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, जिसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी आर्य वानप्रस्थ के बारे में जानकारी हो। हरिद्वार में अगर वो वानप्रस्थ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ये आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से कांटेक्ट करके आप आश्रम में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर वानप्रस्थ ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करके इस आश्रम में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब इस आश्रम के पास जो नियर बाई घाट है, माँ गंगा का घाट है, वो मैं दिखाती हूँ। आश्रम के जो पहला खंड है, जो सबसे पहले बना था, उस खंड के तरफ हम बढ़ेंगे तो आपको एक घाट मिलेगा, जिस घाट पे कोई भी आता जाता नहीं है, तो एक प्राइवेट घाट वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा आश्रम से सीधा जाओगे, अंदर ही आप रास्ता है, उधर जाओगे, जिधर दूरदर्शन हरिद्वार है उधर जाएंगे तो आपको एक घाट मिलेगा, जिसका नाम है महात्मा नारायण स्वामी घाट। ये घाट किसी के द्वारा बनाया गया है, दानपुण्य के द्वारा बनाया गया है। इस घाट पे बहुत कम लोग आते हैं। हेलो दोस्तों, आज हरिद्वार में हमारा 3rd डे है और हम आए हुए हैं महात्मा नारायण स्वामी घाट पे। यहाँ पे ये जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं आर्य वानप्रस्था, उसके ठीक सामने ये घाट है। तो एक प्राइवेट घाट है, यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं होती है, तो हम भी यहाँ पे स्नान करेंगे। चलिए चलते हैं गंगा मैया के पास। बोलिए एक बार, जय गंगा मैया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय गंगा माँ।